नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ। आज सत्य परख भारत पर हम लगातार अलग-अलग मुद्दों को लेकर बातचीत करते हैं, अलग-अलग मुद्दों पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि को समझने की कोशिश करते हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंजाब का गणित क्या कहता है। बाबा रामदास हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी खरी-खरी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बड़ा प्रसिद्ध है, इनके चाहने वाले बहुत हैं और अलग-अलग मुद्दों पर ये बात बिल्कुल बेबाकी और सपाट अंदाज में करते हैं। और राजनीतिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, कनाडा पे भी मैंने इनकी बातचीत सुनी। इस तरीके से कनाडा के उस पूरी खबर को इन्होंने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया। आज हम क्योंकि बाबा रामदास अलग-अलग सामाजिक कार्यक्रमों में भी रहते हैं और सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं, इसीलिए मैं आज पंजाब की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़ादी के बाद और ख़ास तौर से 80 और 90 के दशक के बाद बीजेपी वहाँ बड़े पैमाने पर फल-फूल क्यों नहीं पाई? और अब जब बीजेपी सारे बोझों को या फिर कहा जाए कि सारे वो बोझ जो उसके कंधों पर थे, उसको उठाकर साइडलाइन कर चुकी है, तो क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में वहाँ कुछ बेहतर करती हुई नज़र आ रही है? और सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है बीजेपी को लेकर? और वहाँ के राजनीतिक से लेकर धार्मिक या जातिगत समीकरण क्या है? आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाबा रामदेव जी। मैं जय हो, जय आप जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं क्योंकि आप मेरे पास पहली बार जुड़े हैं और अगर सवालों को लेकर या फिर संदर्भ को लेकर, विषय को लेकर अगर मैं विषांतर भी हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आज पहली बार आपसे रूबरू हूँ और अलग-अलग मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल कि आप बीजेपी को किस तरीके से देख रहे हैं 24 के चुनाव में, खास तौर से 24 का चुनाव जब मोदी विरोध और मोदी के साथ में और पंजाब एक बहुत बड़ा एक तरीके से राज्य है जिसमें 13 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी कुछ खास पिछले कुछ सालों में वहां कर नहीं पाई है। जी। देखिए, बीजेपी गेम में थी ही नहीं। पंजाब में पिछले कुछ 20, 25, 30 सालों से बीजेपी कुछ इसलिए नहीं कर पाई कि बीजेपी वाज नेवर इन द गेम। बीजेपी तो वो क्या 12th मैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिकेट में, वो जो वहां बैठा रहता है और पानी पिलाता है। हाँ, 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 12th में है। हाँ, क्रिकेट में 12th मैन होता है, तो 12th मैन हाँ, की भूमिका में रही और अकालियों की पिछलग्गू पार्टी, अकालियों की बी टीम बन के वहां बैठी रही। अच्छा, आज तो मुझे एक आदमी ने यहाँ तक बताया, एक सज्जन, मुझे अभी मेरी बात हो रही थी, वो कहते कि साहब बीजेपी के कुछ नेता थे जिनके ये इंटरेस्ट में था कि बीजेपी अकालियों की बी टीम बन के मलाई खाती रहे और बिल जो पर्चा जो भी बदनामी है वो तो अकालियों की होती थी। तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो मलाई खाने में व्यस्त था, बीजेपी अकालियों के साथ सत्ता एंजॉय करता था। खैर छोड़िए, उस बात पे नहीं जाएंगे हम। अच्छा। जी, जी। पर हुँ, इस बार परिस्थितियां इधर बदली हुई हैं और बीजेपी ने पहली बार डिसाइड किया कि वो अकाली से अलग अपना वजूद बनाएगी और अकेले चुनाव लड़ेगी। और देखिए, ट्रेडिशनली पंजाब का हिंदू कांग्रेस का वोटर रहा हुँ, है, उसकी मजबूरियां थी। ऐसी बात नहीं है कि वो हुँ। भाजपा को वोट नहीं देना चाहता था, परंतु भाजपा उनका वोट लेने लायक कभी बनी ही नहीं। पहली बार भाजपा ने कहा कि ठीक है, अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, अब हमें वोट दो। तो हिंदू तो पहले तैयार बैठा था। भाजपा ने जैसे ही इशारा किया, हिंदू कूद के आगे उनकी झोली में बैठ गया। तो भाजपा को सिर्फ, अच्छा एक चीज और अभी भी मैं बता रहा हूं, हुँ, अभी आज ही मेरी एक और हिंदू वहां कार्यकर्ता से बात हो रही थी, वो तो कहता जी अभी भी वी आर नॉट हैप्पी, अभी भी भाजपा जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई दे रही मुझे, और वो कोई बहुत ज्यादा क्यों। उसका कारण उसकी मजबूरियां है कि अभी संगठन नया नया है, अभी संगठन बन रहा है
और देखिए, जब ये वोट शिफ्ट होता है ना, तो रातों रात पूरा का पूरा 100% वोट शिफ्ट नहीं हो जाता। पर अब हमें देखना पड़ेगा कि पोल अरिथमेटिक्स क्या है। और देखिए, चुनाव जो चुनावी राजनीति है, ये अरिथमेटिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री का विषय होता है। कई बार पोल अरिथमेटिक्स हमारे फेवर में होती है, पर केमिस्ट्री नहीं होती फेवर में। इस बार मैं ये देख पा रहा हूं पंजाब में बैठ के कि अरिथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत फेवर में है। और उसको ऐसे देखिए आप, मैं अभी आपका भी एक, अभी आप इससे पहले आपने जो भी लेटेस्ट जो वीडियो बना रखा था ना, 2 मित्र थे, वो उनका नाम भूल गया हूं मैं, 2 पैनलिस्ट जी आपने जी। उनसे चर्चा की है। तो देखिए, हिंदू तकरीबन 40% है पंजाब में, और पंजाब के जितने भी अर्बन और सेमी अर्बन सेंटर्स हैं, उसमें हिंदू वोट बहुत अच्छा है और कंसोलिडेटेड है। ये पंजाब में हिंदुओं ने 80 के दशक वाली आतंकवाद के दौर में अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इनका पलायन गांव से शहरों की तरफ हो गया था। तो जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां भी 20, 25, 30 हजार वोट, 50 हजार वोट, 1 लाख वोट कंसोलिडेटेड हिंदुओं का है। और इस बार हिंदू वोट बीजेपी में आ चुका है। पहली बात, ये वोट कहां से आया? ट्रेडिशनली ये कांग्रेस का वोट था। बीजेपी और अकाली के पैक्ट की वजह से कुछ मजबूरी में अकालियों को भी जाता था। आम आदमी पार्टी एकदम नई पार्टी है, और आम आदमी पार्टी को जो उधार का सिंदूर कुछ पार्टियों ने अपना उधार का सिंदूर सौंप दिया था। स्पेशली कनाडा, अमेरिका में बैठे हुए खालिस्तानियों ने पंथिक वोट उनको थाली में परोस के दे दिया था कि ये लो पंथिक वोट, और इससे हमारी राजनीति करो, खालिस्तानी राजनीति। खैर, तब खालिस्तानियों को भी अच्छा। उसमें निराशा हुई है बहुत। खालिस्तानी इस चीज को लेके बहुत निराश हैं कि उनको आम आदमी पार्टी से जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हुई। तो अच्छा, कुछ फ्रीबीज के चक्कर में हिंदुओं ने भी, और कुछ उनको ऐसा लगता था कि भाई आम आदमी पार्टी आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव लेके आ जाएगी। उनको ऐसी गलतफहमियां थी कि ये पंजाब में नशे का जो व्यापार है इसको खत्म कर देगी। यहाँ हर चीज पहले से 5 गुनी बढ़ गई। मैं एक बात जानता हूं कि अगर कोई बहुत ईमानदार सरकार आ जाए ना, तो भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ जाता है। कि पहले जो चीज 50 रुपए में हो जाती थी, फिर बोलता है कि नहीं, अब बहुत रिस्क है, बहुत गड़बड़ है, बहुत, अब रिश्वत लेना खतरे से खाली नहीं है, मैं तो अपनी जान पे खेल के ले रहा हूं, इसलिए 50 रुपए में काम नहीं चले, 250 रुपया दो, बल्कि 500 रुपया दो। तो आम आदमी पार्टी के राज्य में यही हुआ है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, हर जगह। तो सब, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज में जो अनार्की, जो अराजकता, लॉलेसनेस, मतलब बिहार से भी बड़ा भयानक, भयावह, घिनौना मंगल राज अगर कहीं है तो वो पंजाब में है। बिहार में कितना लॉलेसनेस थी, पर सर कभी भी हम लोगों ने बी ग्रेड या सी ग्रेड नागरिक की तरह फील नहीं किया। ये बी ग्रेड नागरिक खुद को महसूस करना, ये बड़ी अंदर की बात होती है, दिखाई नहीं देती बाहर, पर व्यक्ति अपने आप को सी ग्रेड महसूस करता है। पंजाब में आपको वो फीलिंग आती है जब आप पंजाब में कुछ लोगों की गुंडागर्दी और सरकार की और प्रशासन की लाचारी देखते हैं, उनकी गुंडागर्दी के सामने, उनके रेटोरिक के सामने, उनका जो चल रहा होता है सड़क पे, तो आपको उस हवा से उसकी बू आती है। पंजाब में आपको ये फील होता है। पंजाब के ज्यादातर नागरिक बंधुआ मजदूर, बंधुआ नागरिक गुलामी की हद तक महसूस करते हैं। तो सर, ये जो लावा अंदर पिघला हुआ पड़ा था ना सालों से, वो इस बार फूट के निकलेगा।
एक बात बता दूं आपको, बदलाव की हवा सब लोग सूंघ नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने हम्म। खुद को सेंट लगा रखा होता है बहुत ज्यादा। हम्म। पर मैं उस बदलाव को सूंघ पा रहा हूं पंजाब में। सुनिए, अब आपको जरा हम्म। खोल के समझा देता हूं। 40% हिंदू है, हम्म। 30-32% दलित आबादी है। तो उसमें हम्म। कुछ हिंदुओं की दलित आबादी है, कुछ सिखों की है। जो सिखों की दलित आबादी है, जिसको हम्म। मजहबी सिख बोलते हैं, जिसको रामदासिया बोलते हैं, जिसको वाल्मीकि बोलते हैं, वो है लगभग 15%। उसके हम्म। बाद अन्य बीसीज, बैकवर्ड कास्ट, ईबीसीज और जट सिखों द्वारा सताया गया समुदाय। मतलब हम्म। हरियाणा में जो जाट नॉन जाट की जो 2476 की लड़ाई होती है हरियाणा में, पंजाब में तो इट इज 1585। अच्छा। पंजाब के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एग्रोनॉमिक हर स्फीयर पे जट सिखों का कब्जा है। और वह हाँ। उनकी जो गुंडागर्दी है, उससे पंजाब की 85% जनता त्रस्त है। हम्म। तो सर, वो लावा जब फूट के बहेगा तो वो ईवीएम हम्म। के थ्रू जब निकलेगा। हम्म। और एक चीज, वो जो ज्वालामुखी का लावा बहता है वो एक के दिन में नहीं निकल जाता है सर, इतना भी ध्यान रखिएगा। हाँ। वो लगातार बहता है कई साल तक, कई साल बाद जाके ठंडा होता है। ये तो अभी फूटेगा 4 जून को। इसकी असली परिणति हम्म। 2027 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद 2029 के लोकसभा में, और 2034 के लोकसभा। लोकसभा में दिखाई देगी आपको। पर शुरुआत हो चुकी है। अब आप अगला प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद मैं सीटों पे आऊंगा कि सीटें, और मैं सीट हम्म। वार आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। ठीक है। नहीं, मैं ये सवाल कह रहा था कि आखिर पंजाब में आप देखिए दलित वोट अच्छा खासा है। और दलित वोट अच्छा खासा का मतलब ये है कि आप पंजाब को अगर देखिए तो वहां से बीएसपी के सबसे बड़े नेता काशीराम निकले। उन्होंने अपनी राजनीतिक एक तरीके से पारी वहीं से शुरू की। और पंजाब में लगातार अलग अलग मुद्दों पर राजनीति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए बीजेपी को, आपको क्या लगता है कि जो वो बीएसपी के खांचे वाला दलित था या फिर ओबीसी है, अगर वो बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो रहा है, या बैकवर्ड क्लास अगर बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो रहा है, तो क्या इसके पीछे कारण ये है कि उनको वहां पर कोई नेता नहीं लग रहा है और वो मजबूरी में बीजेपी के साथ आ रहे हैं, या फिर कुछ और कारण आप उसे जमीन पर देखते हैं? देखिए, ये बहुत पुरानी, म्यूट कर रखा था। हाँ, जी जी ये जी। ये बहुत पुरानी बात हो गई। जब हम्म। बसपा के पास 17, 18, 19% वोट हुआ करता था, वो बहुत, काशीराम जी को गए हुए हम्म। अब तो दशक होने वाला है। आज की तारीख में जी। बसपा के पास 2-2.5% वोट बचा है। और हम्म। ट्रेडिशनली पंजाब का जो दलित है वो कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, हम्म। ट्रेडिशनली। परंतु क्या है कि ठीक। पिछले 2.5-3 साल में जो सबसे ज्यादा हम्म। कमजोर हुई है जो पार्टी, वो हम्म। कांग्रेस है। हालांकि अकाली भी कमजोर हो गए थे। मतलब मान लीजिए 100-100 किलो के 3 पहलवान थे, तो अकाली हम्म। तो बेचारे आज से 5-7 साल पहले ही 40 किलो के रह गए थे। वो शुगर का हम्म। पेशेंट का वजन नहीं कम हो जाता, तो हाँ, अकाली लगातार बेचारे। ड्रेन होता है। हाँ, हाँ। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाल तक जो है 100-100 किलो के पहलवान थे। सर, इस हम्म। वक्त वो 32 किलो की रह गई है कांग्रेस। मतलब एकदम, डॉक्टर उसको हम्म। 4, जब वो आईसीयू में है और डॉक्टर ने 4 ड्रिप चढ़ा रखी है,
कांग्रेस का इस समय पंजाब में यह हाल है। आम आदमी पार्टी का भी वही हाल है, परंतु आम आदमी पार्टी चूंकि सत्ता में है, अभी उनकी राज्य में सरकार है, तो जब राज्य में जब तक सरकार होती है ना, तब तक वजन कम नहीं होता, अंदर से शरीर खोखला हो जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सारा ऑर्गन फेलियर की कगार पे है, लाइफ सपोर्टिंग मशीन से जिंदा रखा हुआ है, अभी वजन, जैसे ही वो लाइफ सपोर्ट बंद होगा मरीज कोलैप्स कर जाएगा। अभी तो आईसीयू में है परंतु जिंदा है। जैसे ही ये जो राज्य सरकार का मियाद खत्म होगी, आम आदमी पार्टी जीरो हो जाएगी, जीरो। वो फिर 32 किलो की नहीं होगी, शायद 12-15 वजन किलो की ड्रेन रह होने जाएगी। का कारण क्या है? आम आदमी पार्टी के वजन खत्म होने का या फिर शुगर होने का कारण क्या है? कुछ ज्यादा मीठा खा लिया है क्या? तो आम आदमी पार्टी, सबसे पहली बात तो उन्होंने एक कॉमेडियन, कठपुतली, शराबी मुख्यमंत्री पंजाब को थोप दिया, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को ताकत मिली थी कनाडा में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, यूरोप में बैठे हुए खालिस्तानियों से। खालिस्तानियों ने इनको पैसा दिया, खालिस्तानियों ने इनको सपोर्ट दिया, खालिस्तानियों ने इनको वोट दिया। यहां तक कि इनके रोड शो और सभाओं में जो भीड़ आती थी वो भी खालिस्तानियों द्वारा प्रोवाइड की गई थी। अगर आप कहें तो मैं इसके बारे में जरा 2 मिनट विस्तार से बताऊं। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज बोलिए, कोई बात हिंदुस्तान का लड़का जब नहीं। पंजाब को ए मुल्क ता नर्क क्या ओ तो स्वर्ग गया, ये बोल के जैसे ही कनाडा में उतरता है ना, तो वहां पे अचानक जाके उसको एहसास होता है कि अरे यार ये मैं कहाँ आ गया। तो वहां उसको एक 15 दिन बाद उसका यूफोरिया खत्म हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो उसको वहां पे सबसे पहला सहारा मिलता है वहां के गुरुद्वारों से, और वहीं से उसकी रेडिकलाइजेशन की पहली क्लास शुरू हो जाती है, और जाते ही उसको वहां पे रेडिकलाइज कर लेते हैं। वो 15-20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में रेडिकलाइज, ज्यादातर लड़के। उसके बाद वहां से एक डिक्टेट आया कि भैया हमारी सरकार बनने जा रही है इंडिया में, तो आप लोग सबसे पहले तो एक काम करिए कि अपने वहां जो भी भाई भतीजा भांजा वहां रहता है आपका पंजाब में, उसको 1,000 डॉलर भेजो सामर्थ्यानुसार। $1,000 वहां के हाँ। आदमी के लिए कुछ नहीं है जो पहले से सेटल है। जो नए बच्चे गए थे वो खैर भूखे मर रहे हैं, पर जो पुराना आदमी 10 साल से रह रहा है वो $1,000 आराम से भेज लेता है। $2,000, $2,000 आपने भेज दिया, काके एक गड्डी करो किराए थे 15 दिन वास्ते, और आम आदमी पार्टी की जो भी रैली हो रही है उसमें जाओ, रोड शो में अपने 5 यार बिठा लो, ये बियर और दारू मुर्गे के पैसे भेज दिए हैं तुमको, और गाड़ी का किराया भेज दिया है। आमतौर पे घरों घरों में अपनी गाड़ी भी होती है, नहीं है तो काके को $50,000 चाचे ने भेज दिया। काका 5 दोस्तों के साथ आम आदमी पार्टी की हर रैली, हर रोड शो, हर सभा में काका पहुंच रहा है। तो 50,000 की भीड़ जुट गई ना। आज अगर किसी अन्य पार्टी को 5,000 नहीं 500 की भीड़ जुटानी हो तो बहुत बड़ा टास्क है, पर आम आदमी पार्टी की रैलियों में, सभाओं में 50,000 की भीड़ जुटती थी। रात को 11 बजे मैंने एक सभा देखी जिसमें लगभग 15,000 श्रोता थे। 15,000 श्रोता, और बहुत ही छोटे थे, गांव नुमा कस्बे में वो सभा हो रही थी। मैं आज से करीब 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब फंडिंग। अच्छा, उसके बाद यूरोप के देशों में कम से कम 100 कॉल सेंटर्स चल रहे थे। 2017 की बात बता रहा हूं आपको मैं। 100 कॉल सेंटर चल रहे थे जो वो पंजाब में बैठे हुए अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को फोन कर करके बोलते थे कि झाड़ू नु वोट पानी है, झाड़ू नु वोट पानी है। इतने बड़े कार्यकर्ता का बेस था। तो पैसा वहां का, कार्यकर्ता वहां का पूरा ऑफिस का सेटअप वहां पे, और वहां से बैठ के कॉल सेंटर्स नुमा कॉलिंग हो रही थी। खैर वो 2017 में क्या हुआ कि फिर बीजेपी, अकाली और कांग्रेस जो है मिल गए। उन्होंने अपना वोट एक दूसरे को शिफ्ट करके 2017 में आर्टिफिशियली आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से रोक लिया था। अब 2022 में फिर वो इनकी सरकार बन गई।
तो सर ये इनको जो वोटर भी पंथिक वोटर, खालिस्तानी वोटर, इसकी व्यवस्था खालिस्तानियों ने कनाडा से की थी। पर फिर इनको जब अमित शाह का दबाव पड़ा, अमृतपाल जी डिब्रूगढ़ भेज दिए गए, तो अब इनको लगा कि हमारा खालिस्तानी एजेंडा तो ये चला नहीं रहे। भगवंत मान ने इनको किसानों को बोला कि जाओ, सो कॉल्ड किसानों को बोला कि जाओ दिल्ली फिर से घेर लो। खट्टर साहब ने शंभू बॉर्डर पर रोक लिया, घेरने नहीं दिया। हाँ, मतलब जेसीबी, और उधर अमित शाह ने धमका दिया कि साला जेसीबी लेके तुम हरियाणा पे चढ़ाई करेगा बे। कैसे जेसीबी आ गई हमारे बॉर्डर तक? तो पंजाब पुलिस को मजबूरन जेसीबी और पोकलिंग जब्त करनी पड़ी। अब वो जो मुसीबत इन्होंने हरियाणा और दिल्ली के लिए क्रिएट की थी, वो इनके ही गले पड़ गई। शंभू बॉर्डर में आज भी बैठे हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, अच्छा उसके बाद सर जो भयानक लॉलेसनेस है, इतनी अराजकता है कि आप सोच नहीं सकते। लॉ एंड कल एक लड़के को ऑन कैमरा तलवारों से काट दिया गया। कल परसों फिरोजपुर के एक गांव में उसका वीडियो चल रहा है। तो चाहे कुछ हो जाए, चाहे उसने जो भी पाप किया हो, अपराध किया हो, आप इस तरीके से, मतलब मैंने इतना विभत्स काम आज तक तालिबानियों का भी नहीं देखा, जो वो विभत्स वीडियो है। परसों की बात मैं आज ट्विटर पे देख रहा था, मैं आपको बीच में माफ कीजिएगा, मैं टोक रहा हूँ। मैं ट्विटर में देख रहा था, यूपी या बिहार की एक महिला थी, उस महिला को किस तरीके से पीट रहे थे वहां पर। और वो मुझे लगता है जो खेतिहर मजदूर होते हैं, वो खेतिहर मजदूर थी, और उस खेतिहर मजदूर को किस तरीके से पीटा जा रहा था, उस महिला से बदतमीजी कर रहे थे वो सिख युवक। और वो देखने में ही लग रहा था कि साहब ये जो है जट सिख है। और वो अपनी भाषा में, क्योंकि जाहिर सी बात है भोजपुरी में वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, और उसको किस तरीके से, मतलब एक गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा, तो देख रहा था लगातार। मैं देखता भी हूँ क्योंकि पंजाब मैंने जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें कवर भी किया, पर उतने दिन नहीं रहा। मैंने देखा वहां पर किस तरीके से बाहर से आए हुए लोगों को, और जो पंजाबी में बात नहीं करता, जैसे मुझे पंजाबी समझ नहीं आती साहब, मैंने तो हिंदी पे वहां रिपोर्टिंग की थी, लेकिन जिनको पंजाबी नहीं आती उनके साथ कैसे वो बिहेव करते हैं। तो एक अहंकार, या फिर कहा जाए कि एक भाव उन लोगों के अंदर है। बहरहाल, अब हम अपनी बात, जो आप अपनी बात आप कह रहे थे उसको प्लीज फिर से तो आम पूरा आदमी कीजिए। पार्टी का जो भी मतदाता बेस था, वो उधार का था। और हिंदुओं ने फ्रीबीज के नाम पे, मुफ्तखोरी के नाम पे, 300 यूनिट बिजली के नाम पे, या इस टाइप के जो मुफ्तखोरी कब तक चलेगी? और एक बात बताऊं आपको, मुफ्तखोर आदमी को आप खाना खिलाओ तो कुछ दिनों बाद वो उस मुफ्तखोरी को अपना हक मानने लगता है। और वो मुफ्तखोरी अब उसकी बढ़ती है, क्या है, अब इतने से काम नहीं चलेगा, ये भी दो। तो वो मुफ्तखोरी का जो उसका वोट बैंक था, तो आम आदमी पार्टी तो यहां से चली गई। हिंदू और दलित पहले कांग्रेस की सर एक इमेज थी कि इस अत्याचार से हमको कांग्रेस ही बचा सकती है। जब हिंदुओं को बसों से उतार के मार दिया जाता था, ये दुनिया भर को पंजाबी कि केंद्र सरकार हम सिखों पे अत्याचार करती है, ये तो नैरेटिव चलाते हैं, ये नहीं बताते कि 35,000 हिंदुओं को किसने मारा था पंजाब के उस आतंकवाद के दौर में। तो पंजाब का हिंदू उस जमाने में ये मानता था कि हमारी रक्षा कोई कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती थी। तो कांग्रेस रक्षक की मुद्रा में आती थी, क्योंकि बीजेपी कहीं पिक्चर में थी नहीं, कांग्रेस सत्ता में थी नहीं था। अच्छा एक चीज और है, बड़ा बहुत ही, मैंने कहा यार तुम कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा शोषक मानते हो, जो सिख समुदाय है, जो पंथिक वोट है, रेडिकल्स जो हैं,
पर आखिर कांग्रेस किसके वोट से सरकार बनाती है? इसका मतलब सिखों का एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस को वोट देता है ना, वो कौन लोग हैं? इसका मतलब सभी सिख रेडिकल नहीं न है, सभी सिख समुदाय खालिस्तानी नहीं न है। क्यों? अब सर आइए वापस एरिथमेटिक्स पे। सही बात। 40% हाँ। हिंदू, 15% सिख, दलित सिख, ओबीसीज, ईबीसीज और मॉडरेट राष्ट्रवादी, अमन पसंद, समझदार, पढ़े लिखे सिख, जो कि गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, अराजकता से तंग आ चुके हैं। सर इन सब की स्वाभाविक बेनिफिशियरी बीजेपी बन चुकी है। और पिछले 2 साल की किसान आंदोलन फर्स्ट से जो अराजकता शुरू हुई थी, उसके बाद लॉलेसनेस, उसके बाद फिरौती, गुंडागर्दी, वसूली, एक्सटॉर्शन, हत्याएं, मतलब जब पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर रॉकेट प्रोपेलर से आप पुलिस हेडक्वार्टर मोहाली में अटैक कर सकते हैं, तो आप बताइए अब कौन से? तो इस माहौल में सर स्वाभाविक बेनिफिशियरी जो है ना। अच्छा, उसके बाद बीजेपी की इमेज क्या है? आज आपको मालूम है बीजेपी का सबसे पॉपुलर नेता पंजाब में कौन है? मोदी नहीं है, योगी आदित्य। योगी। योगी सर, सिद्धू मूसेवाला की इस निकम्मी नालायक सरकार ने सिक्योरिटी हटा ली और बाकायदा प्रचारित किया, देखो हमने इतने लोगों की सिक्योरिटी हटा ली। तो जिस दिन सिक्योरिटी हटी उससे 2 दिन बाद उस बेचारे की हत्या हो गई। बेचारा तो नहीं था खैर, वो भी एक नंबर का जो है गन कल्चर प्रमोट करने वाला और खालिस्तानी मानसिकता का आदमी था। जी पर जी जी उसकी हत्या हो गई बड़ी निर्मम। तो उसके पिताजी बलकौर सिंह ने एक बात कही कि काश अगर पंजाब में भी योगी जैसा एक चीफ मिनिस्टर होता तो मेरा आज बेटा जिंदा होता। सर ये सेंटिमेंट पंजाब के हर व्यक्ति के कानों में गूंजता है कि बीजेपी जैसी गवर्नमेंट होती, अगर योगी जैसा चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश में भी होता तो शायद हमारा प्रदेश में ये लॉलेसनेस नहीं होती। मेरे एक पंजाबी मित्र हैं, वो मजाक में एक बात कहते हैं कि अगर आज बीजेपी ये अनाउंस कर दे ना कि योगी जी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे, तो शायद 117 सीट जिता देगा आज की तारीख में पंजाब, 117 सीटें सभी। और अगर ये भी डिक्लेयर कर दे कि चलो यार पार्ट टाइम चार्ज दे दिया है, 5 दिन लखनऊ बैठेंगे, 2 दिन चंडीगढ़ आया करेंगे, योगी जी 2 दिन का मुख्यमंत्री भी होगा हफ्ते में अगर बना दे, तो भी बीजेपी को मेजोरिटी दे देगा योगी के नाम पे। तो ये चुटकुला, पर सेंटिमेंट नहीं, पता ये लगता है। सच्चाई भी है ना, ये केवल चुटकुला नहीं है, इसमें सच्चाई भी तो है। पंजाब की जनता अराजकता से किस कदर आजी जा चुकी है। 4 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब पे सर। सरकार के पास पंजाब पुलिस की सैलरी महीने में 20-20 दिन लेट हो जाती है, अन्य विभागों की तो छोड़ दीजिए, पंजाब पुलिस को सैलरी नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। तो सर ये तमाम परिस्थितियां पैदा हुई हैं जिससे कि लगभग 65 से लेके 70%, पहले तो मैं 60% बोलता था, पर अब मेरे पास, जैसे मैं आपके यहाँ जो वीडियो चल रहा है तो मेरा फोन नंबर दिया हुआ है इस पे, मुझे हजारों फोन रोज आते हैं, मैं पागल हो गया हूँ फोन सुन सुन के। मुझे गांव से दूर दराज के गांव से लोग फोन करके ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। कल मुझे एक सोडी साहब का फोन आया कल, यस, कहते जी मैं खत्री सिख हूं और साढ़े पिंड च 350 वोट हैगी साडी। सर कहते 300 वोट बीजेपी ਨੂੰ ਪੈਣੀ है, खत्री सिख हैं। ओबीसी जितने हैं, रामगढ़िए ये और आपके
कुमार, खाती, इस टाइप की जितनी भी सब कास्ट है, जो कामगार हैं, मजहबी सिख सारे, रामदासिया सारे, वाल्मीकि सारे, एन ब्लॉक बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब मेजर पोर्शन। अब बात यह सर, बीजेपी 60% वोटर ब्लॉक, मैं वोटर नहीं बोल रहा हूं, 60% जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे हिंदू, दलित सिख, ओबीसीज, ईबीसीज और जट सिखों द्वारा सताए गए वर्ग, ये 60% है। इनकी अकेली बेनिफिशियरी बीजेपी है। बाकी लोगों को 40% बचे, उनके 4 बंटवारे हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल और अकाली दल अमृतसर और अमृतपाल जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स, लखा सिधाना जैसे फ्रिंज एलिमेंट्स। सर जो जो 40% वोट है वो 4 जगह बंटना है, बीजेपी अकेले 60%, मतलब जो दस्तरखान बिछा होता है बुफे में, हाँ, कि 60% डोंगे बीजेपी के सामने रख दिए गए हैं, और जो बाकी एक डोंगा बचा है वो उन 4 लोगों के सामने बचा है। बीजेपी अब उस 60% में से जितना खा ले। हाँ, उसका हिस्सा अलग हो गया, उसका चंक अलग हो गया। हाँ, अब उसमें से देखिए कितना रियलाइज होगा ये समय बताएगा, क्योंकि अभी भी चुनाव में लगभग 20-22 दिन बाकी है, 25 दिन। अभी तक तो कैंडिडेट तक डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक फिरोजपुर का भाजपा का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। परंतु मैं 8 सीटें आज की तारीख में जानता हूं जो भाजपा क्लियर कट जो जीत रही है, या उसकी क्लियर कट है 8 और बाकी 5 में एक भी सीट ऐसी नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बची हुई 5 में से 3 सीटों पे भाजपा सेकंड आएगी, अगर जीती नहीं तो। मुश्किल से 1 आध सीट होगी जिस पे भाजपा तीसरे नंबर पे आएगी। जैसे 8 सीटों पर अगर बात करें, और बाकी की 3 कौन सी सीटें हैं? सर ये आपको पंजाब के नक्शे का आइडिया है? जब आप दिल्ली से बाय ट्रेन जब आप दिल्ली से बाय ट्रेन अमृतसर जाते हैं तो सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी पड़ती है? पटियाला। पटियाला। उसके आगे तुरंत पड़ जाती है फतेहगढ़ साहब। उसके आगे पड़ जाती है जलंधर, सॉरी लुधियाना। लुधियाना के आगे पड़ जाती है जलंधर, जलंधर के बगल में होशियारपुर, और जलंधर से आगे अमृतसर, अमृतसर के बगल में गुरदासपुर। ये पूरी बेल्ट बीजेपी की है। अब आ जाइए फिरोजपुर, श्योर शॉट बीजेपी। फरीदकोट, श्योर शॉट बीजेपी। अब बची कौन सी? संगरूर, बठिंडा, तरनता, इस टाइप की 2-3 सीटें और। अब आप अनंतपुर साहब, एक अनंतपुर साहब भूल गया मैं, फतेहगढ़ साहब और लुधियाना के बगल में एक बहुत लंबा एरिया अनंतपुर साहब का है, हिंदू बहुल एरिया है। अब सर बात यह ना कि इसका 60% वोटर बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड है, और उसमें से रियलाइज कितना होगा ये समय बताएगा। बाकी बचे 40% में 4 पार्टियों को बांटना है, इसलिए बीजेपी के चांसेस ब्राइट है। अच्छा, ये इक्वेशन कमोबेश हर सीट पे है। ये सिनारियो है। अच्छा, अभी क्या है कि बीजेपी के साथ लड़ाई में कौन है? बीजेपी के साथ लड़ाई में आम आदमी पार्टी इसलिए है क्योंकि सत्ता में है, क्योंकि राज्य की सत्ता है, इसलिए सत्ता, सर सत्ता एक ऐसी ना, वो दैट मीन्स उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। सत्ता जो है, एक मरी हुई पार्टी को भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जैसे आपको ध्यान होगा जब तक अखिलेश जी सत्ता में थे, 2000 डिम्पल की सीट निकलवा दी थी उन्होंने, डिम्पल की सीट निकलवा दी थी। 2012 से लेके 17 के बीच में 14 आते आते कितनी बुरी हालत हो गई थी, 72 सीट हार गए थे।
उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ। जी 2013 में इतनी खराब स्थिति में पहुंच गए थे, इसके बावजूद 2013, 14, 15, 16, 17 रहे ना सत्ता में, सत्ता की मलाई खाते रहे, और 17 में इतनी बुरी तरह चुनाव हार गए। तो सर जब तक सत्ता में रहेगी पार्टी, तब तक उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं आपको बताऊं, कल शाम को मैं जालंधर से मनाली आया। रास्ते भर मुझे एक मिस्टर कोई कंग हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स मुझे रास्ते भर दिखाई दिए, और 20 बड़े होर्डिंग दिखाई दिए। और किसी पार्टी का कुछ, क्योंकि सत्ता में है ना पार्टी, बाकी किसी पार्टी, भाजपा छोड़कर आज कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? इनके पास जहर खाने को पैसा नहीं, चुनाव कैसे लड़ेगा इनका। पर आम आदमी पार्टी को पंजाब में ये समस्या नहीं है ना, क्योंकि पार्टी सत्ता में है। 1000-2000 करोड़ तो यूं एक झटके में चुनाव लड़ने के लिए मैनेज कर लेगी। इसलिए आज भाजपा के सामने जो पार्टी लड़ती हुई दिखाई दे रही है वो आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और अकाली दल तो बहुत पीछे छूट चुके हैं। आपके वो कैंडिडेट्स, आपके जो मित्र थे वो पिछले वीडियो में जो कह रहे थे ना कि 5 सीट कांग्रेस, सर हो सकता है खाता भी न खुले। कांग्रेस कांग्रेस का 0 हो जाएगा ना। हालांकि अच्छा, इससे मजबूरी में आके इन्होंने पता है क्या किया है, अंदर खाते पैक्ट हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और इवन अकालियों का। इन तीनों ने पैक्ट कर लिया है, और हरसिमरत कौर बादल कहती है कि तुम मुझे बठिंडा जिताओ तो मैं तुम्हें लुधियाना जिता दूंगी। राजा वड़िंग से ये बात चल रही है। इस तरह हर सीट पर ये बोला कि अरे ये तो मोदी खा जाएगा तीनों को। इसलिए ऊपर से बेशक सर इनका पैक्ट ना हुआ हो इंडिया अलायंस का, पर अंदर अंदर इंडिया अलायंस बन चुका है। इन्होंने एक दूसरे से पूरी तालमेल करके जो है गोटियां सेट कर दी हैं। हाँ, गोटियां सेट की, एक दूसरे को वोट शेयर कर रहे हैं, जिससे और इनका हो गया कि चलो एक सीट हम जीत जाएंगे, 2 तुम जीत जाना, 2 तुम जीत जाना। तो ये एक मिनट सर, ये आर्टिफिशियल तरीके हैं। और ये क्यों है? क्योंकि तीनों समझ रहे हैं। आज तो सर कांग्रेस की हालत है कि कांग्रेस का टिकट पाए हुए लोग, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग छोड़ छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं पंजाब। नहीं, इसी पर मैं एक मिनट आपको टोक रहा हूं। तो क्या ये बीजेपी की जो रणनीति रही है कि आयातित नेताओं के द्वारा पार्टी को खड़ा किया जाए, क्या आपको लगता है इसका फायदा होगा? अलग अलग पार्टी से आयातित जो नेता हैं बीजेपी में, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बहुत सारी चीजें आप आयातित ले रहे हैं, तो क्या ये फायदा पंजाब में मिलेगा बीजेपी को? सर शुरुआती दौर में वो लोग अपना वोट बैंक लेकर आते हैं। शुरुआती दौर में ये समझौते करने पड़ते हैं, पहली बात। और कोई भी नेता आपके यहाँ, एक मिनट, आपके यहाँ कोई मेहमान कब आएगा सर? आप एक काम करिए, जरा मोहल्ले में और अपने गांव भर में प्रचारित कर दीजिए कि कुमार श्रीकांत जो हैं उनके पास तो एक कप चाय पिलाने तक का भी जुगाड़ नहीं बचाएगा। आपके यहाँ मेहमान आने बंद हो जाएंगे। और आप ये प्रचारित कर दीजिए कि श्रीकांत को जो है गड़ा हुआ धन मिल गया है, करीब 50 किलो सोना पा गए हैं। सर जो जिंदगी में कभी आपको सलाम नहीं किया था वो आपके घर आके जो है आपको मुबारकबाद देने आ जाएगा। तो सर आज बीजेपी में लोग इसलिए नेता आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास वोट है, इनको जन समर्थन मिल रहा है, सारा वोट बैंक शिफ्ट होकर इनकी झोली में आ गया है। तो सर ऐसे कोई नहीं आता, नेता तो बहुत चालाक होते हैं। तब सर वो लोग कहते हैं ना कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी थे, नहीं सर, दुनिया का हर नेता मौसम विज्ञानी होता है। हर नेता मौसम विज्ञानी होता है, उसको पता होता है हवा किधर बह रही है। ये तो ये कि बीजेपी कितने लोगों को घुसा लेती है, ये सब उसके दरवाजे पे खड़े हैं। वो तो है फलाने, चलो तुम आ जाओ। जी ये तो सही बात है। अगर मुझे डाउट है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस में सिर्फ भैया और जीजी बचेंगे।
हो सकता है जीजा जी भी बीजेपी ज्वाइन कर लें। मैं मजाक में मत मानिए इस चीज को। नहीं, अब मुझे लगता है अगर अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर बीजेपी पे बहुत बड़ी तहमत है। और ये सोचिए कि जो जीजा जी है उनकी ये बीजेपी औकात नहीं है जितनी औकात उस व्यक्ति की है सर, एक जिसको तो आप लोग, आप समझिए टिकट दिया गया है अमेठी से नहीं नहीं सर, एक तो आप लोग ना राजनीति। हाँ। जीजा जी को खामखा बदनाम करते हैं। जीजा जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, आपको मालूम है कि नहीं? वो अगर कहते अमेठी हैं पहुंच गए वो तो अमेठी का रेट इतना हाई हो जाएगा, अमेठी की जमीनों का रेट इतना हाई हो हाँ जाएगा, ये हाँ ये ये दिक्कत हो जाएगी मुझे हाँ। लगता है। हम लोग तो बदनाम नहीं करते, वो बदनाम है ही। चलिए, हाँ, और ये एक सबसे बड़ा कारण है। हाँ, तो आप कहते हैं बीजेपी आपकी आवाज जा रही है बीच बीच में, आवाज चली गई आपकी। लेंगे सीधे तौर पर देखा जाए तो। जी। आपकी आवाज चली गई तो मुझे प्रश्न सुनाई नहीं दिया। हाँ, मतलब फाइनल रिमार्क यही मानूं कि बीजेपी 8 सीटें और बाकी के हिस्से में 5 सीटें आएंगी। देखिए, मैं अभी भी आई डोंट काउंट सीट्स, आई ऑलवेज काउंट वोट अच्छा। बैंक है। ओके। आई ऑलवेज काउंट वोट बैंक। ठीक। अब बात यह है कि वो वोट बैंक कितना रियलाइज होता है, क्या होता है, तो ये तो अभी अगले 20 दिन में जो चुनाव प्रचार कहाँ जाता है, कैसे होता है, अभी तो कैंडिडेट तक नहीं आए हैं। पर जो जमीन है, हाँ। जो हाँ। जमीनी जो बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें से हम्म। मैंने कहा ना, भाजपा को 60% भोजन हम्म। उसके सामने परोस दिया गया है। अब भाजपा उसमें से कितना अपनी थाली में सर्व कर पाती है। हाँ, कितना खा पाती है, हाँ, सवाल तो कितना ये है। खा पाती है, और कितना ये जूठन छोड़ डिपेंड। देती है। हाँ, कितना वो नहीं ले हाँ। पाती। हाँ, जाहिर सी और बात है भाई क्योंकि एक हर बात एक व्यक्ति जानिए, एक। हाँ। अगर आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के क्षरण जिनका हुआ है उनको देखें, तो सर क्षरण हम्म। एक लंबी प्रक्रिया है जो 5 से 10 सालों में कंप्लीट होती है। हाँ। तो ये अकाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्षरण पंजाब में शुरू हुआ है इस चुनाव में पहली बार, और बीजेपी की तरफ आ हम्म। रहा है। दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट विल टेक 10 years टू कंप्लीट। ये बिगिनिंग होगी। हम्म। हम्म। और एक बात बताऊं आपको, भाजपा हमेशा जब कहीं किसी भी स्टेट में पहली बार कायदे चुनाव लड़ती है तो वो हमेशा वोट शेयर पे फोकस करती है। अच्छा, हम्म। और एक चीज और ध्यान रखिए, बीजेपी वहीं फलती फूलती है जहां मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, वो सबसे आसान होता है। हाँ। सर पंजाब की कुछ सीटों पे 5, 6, यहां तक कि 7 कोणीय संघर्ष तक है, 7 कॉर्नर कॉन्टेस्ट। अच्छा, तो उसका उसका मतलब फायदा कहीं ना हाँ, कहीं बीजेपी को होता है। हाँ, हम्म। अब लेट अस सी। पर सर हम्म। अगर 8 से कम आई तो मुझे आश्चर्य होगा, और अगर 8 से सभी, कम आई। सुनिए, 8 से कम आई हाँ। तो मुझे निराशा होगी, और अगर सभी हाँ। 13 आ गई तो हम तो कह देंगे हम तो पहले ही कहते भैया। ये तो क्यों सर, पता है गाजीपुरी क्यों? अंदाज है। सर हाँ। क्यों? क्योंकि हाँ। हाँ। अराजकता, गुंडागर्दी हाँ। हाँ। के खिलाफ हाँ। जनता कितनी बह जाएगी। सर वो जो अभी जो लहर है ना, अभी एक अंडर करंट है, जो लहर नहीं, हाँ। सुनामी बनते बनते सर योगी की अगर 5 सभाएं पंजाब में हो गई, मैं मोदी जी और अमित शाह की हाँ। बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 5 हाँ। सभाएं अगर योगी जी की हो गई, हम्म। उस दिन मैं बताऊंगा कितनी सीट आ रही है आपको। चलिए, मुझे लगता है कि बीजेपी वाले खास तौर से केंद्रीय जो बीजेपी की कमेटी है वो बाबा रामदास की बात को समझे। और वैसे भी देखिए, मेरा मानना है कि योगी बाबा जहां पर जाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी की छवि जो है वो एक ऐसे राजनेता नेता की है जो अगरदानी भी है और जो कानून व्यवस्था को बिल्कुल सपाट और सही रखता है। इसीलिए हाल फिलहाल में उनका एक बयान भी बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था कि अगर हमें पूजा अर्चना और घंटी बजानी होती तो हमारे लिए मठ कम था क्या। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि कानून व्यवस्था और सत्ता
में बेहतर तरीके से और जनता की भलाई हो पाए। और क्या ये पंजाब को सुख देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब 4 जून को हमारे सामने होगा। आपने बहुत बेहतर तरीके से पंजाब की आपकी आवाज बीच में रह के चली बदल रही है, और उत्तर प्रदेश में, हाँ हाँ हाँ, ये एक ये उत्तर प्रदेश में भी हम बहुत, आपकी आवाज फिर चली गई है। उत्तर प्रदेश पे भी चर्चा करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? आपकी आपकी आवाज बीच में कट जा रही है। आवाज आ रही है? लूज कनेक्शन है आपके यहाँ असल में। चलिए, हो गया। हाँ, वो वाईफाई की दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहरहाल साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। किसी दिन फिर मिलेंगे, करेंगे राजनीति में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम।